हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू न्यू स्टार क्लासेस। दिस इज मोहनलाल जांगिर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चलेगा बहुल आवेशों के बीच बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए विद्यार्थियों, इस अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो आवेश हैं, पहले आवेश का परिमाण है Q1 और दूसरे आवेश का परिमाण है Q2। अब देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या था कूलाम का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो मान है वो समानुपाती होता है इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब यदि मान लीजिए ये कोई आवेश है, स्थिर आवेश है, इस स्थिर आवेश के चारों ओर अन्य आवेश उपस्थित हैं, तो इस आवेश के ऊपर कुल कितना फोर्स लगेगा इसका मान हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या बताता है मोस्टली रूप से अध्यारोपण का सिद्धांत कि दो आवेशों के निकाय के बीच लगने वाला जो बल है उस बल के ऊपर अन्य आवेशों की उपस्थिति का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी स्थिर आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, इस आवेश के ऊपर ये पहला जो आवेश है ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये जो दूसरा आवेश है ये 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तीसरा जो आवेश है ये 7 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो इसके ऊपर जो कुल फोर्स लगेगा उसका मान इन अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो देखिए यहां पे मैं इसका सिद्धांत लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अब हम ये मान लेते हैं, मान लिया कोई स्थिर आवेश है, उस स्थिर आवेश के चारों ओर n आवेश उपस्थित हैं। तो देखिए यदि किसी स्थिर आवेश पर n आवेशों के निकाय के कारण लगने वाले बल
क्रमशः वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 डॉट 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 वेक्टर Fn हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल परिणामी बल, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल परिणामी बल कितना प्राप्त होगा विद्यार्थियों? वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn। तो देखिए एक बार फिर से, अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण या अन्य आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। मान लेते हैं कि कोई स्थिर आवेश है, उस स्थिर आवेश पर n आवेशों के निकाय के कारण लगने वाले बल वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 डॉट 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 वेक्टर Fn हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn होगा। अब देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का। तो देखिए, माना किसी स्थिर आवेश Q0 के चारों ओर क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। देखिए विद्यार्थियों, मान लिया हमने ये कोई Q0 आवेश है, स्थिर आवेश है, बिंदुवत है। इस आवेश के चारों ओर इस प्रकार से अन्य आवेश उपस्थित हैं। अब देखिए, इस आवेश का परिमाण Q1 मान लिया, इसका Q2 मान लिया, इसका Q3, इसी प्रकार से nवें आवेश का परिमाण हमने मान लिया Qn। अब देखिए, Q1 आवेश और Q0 आवेश सेम प्रकृति के हैं, तो Q1 Q0 के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस फोर्स का मान किन किन राशियों के ऊपर डिपेंड करेगा? तो इस फोर्स का मान इन दोनों के परिमाण के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका Q1 का Q0 के सापेक्ष में स्थितिज सदिश मान लेता हूं वेक्टर R01, Q2 का Q0 के सापेक्ष मान लेते हैं वेक्टर R02, Q3 का Q0 के सापेक्ष मान लेते हैं वेक्टर R03। इसी प्रकार से विद्यार्थियों ये हो जाएगा वेक्टर R0n। अब देखिए, चूंकि दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, तो ये इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब ये फोर्स हम मान लेते हैं वेक्टर F01। वेक्टर F01 का अर्थ है Q0 के ऊपर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए, Q2 और Q0 भी सेम प्रकृति के मान रखे हैं, तो यहां पे हो जाएगा विद्यार्थियों वेक्टर F02। इसी प्रकार से Q3 और Q0 के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा वेक्टर F03। Qn और Q0 के बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा वेक्टर F0n। तो देखिए, माना किसी स्थिर आवेश Q0 के चारों ओर क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनके Q0 के सापेक्ष स्थितिज सदिश क्रमशः वेक्टर R01, वेक्टर R02, वेक्टर R03 डॉट 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 वेक्टर R0n व Q0 पर लगने वाले बल क्रमशः वेक्टर F01, वेक्टर F02,
वेक्टर F03 डॉट 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 वेक्टर F0n हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, ध्यान दीजिएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F01 प्लस वेक्टर F02 प्लस वेक्टर F03 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F0n। अब यहां देखिए वेक्टर F इज इक्वल टू F01 का मान क्या रखेंगे, F01 है इन दोनों के बीच लगने वाला रिफ्लेक्शन फोर्स, तो मैं यहां पे रख सकता हूं कि Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर इंटू में R01 कैप। देखिए विद्यार्थियों, R01 कैप एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जो लगने वाले रिफ्लेक्शन फोर्स की साइड डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है कि इसकी जो दिशा है वो Q1 से Q0 की ओर होगी, प्लस F02 का मतलब है Q2 और Q0 के बीच लगने वाला रिफ्लेक्शन फोर्स के Q0 Q2 अपॉन में R02 स्क्वायर इंटू में R02 कैप, प्लस F03 का मान क्या रखेंगे कि Q0 Q3 अपॉन में R03 स्क्वायर इंटू में R03 कैप, प्लस डॉट 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 F0n का मान रखेंगे कि Q0 Qn अपॉन में R0n स्क्वायर इंटू में R0n कैप। अब देखिए विद्यार्थियों, इनमें से के Q0 कॉमन आ रहा है सब में, तो कॉमन लेते हैं तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू के Q0 कॉमन लेते हैं, के Q0 तो अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर इंटू में R01 कैप, प्लस Q2 अपॉन में R02 स्क्वायर इंटू में R02 कैप, प्लस Q3 अपॉन में R03 स्क्वायर इंटू में R03 कैप, प्लस डॉट 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 आप स्वयं लिख लेना यहां पे Q3 अपॉन में R03 स्क्वायर इंटू में R03 कैप, प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां पे क्या बचेगा, Qn अपॉन में R0n स्क्वायर इंटू में R0n कैप। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि ये निकाय निर्वात में उपस्थित हो तो, यदि यह निकाय निर्वात में उपस्थित हो तो, देखिए विद्यार्थियों, निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4πε0, तो F बराबर में होगा 1/4πε0, ये एज इट इज रहेगा Q0। और यहां पे देखो मैं इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्योंकि ये सभी राशियां यहां पे जुड़ रही हैं। जुड़ने का मतलब है यहां पर हम या तो समाकलन करेंगे या सिग्मा करेंगे, सिग्मा के स्थान पर हम समेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे, समेशन QI अपॉन में R0I स्क्वायर इंटू में R0I कैप, I का मान 1 से और n तक होगा। तो देखिए ये जो समीकरण एक प्राप्त हुआ है, यह अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप चाहो तो वेक्टर R0I का मोड ले सकते हैं, हम परिमाण ले सकते हैं। अब देखिए, यदि मान लीजिए ये कोई आवेश है और यहां पर दो आवेश इस प्रकार से उपस्थित हैं, ये आवेश तो इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स लगा रहा है और दूसरा आवेश इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स लगा रहा है। तो देखिए इसके ऊपर कुल परिणामी जो फोर्स लगेगा उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे हम समांतर चतुर्भुज के नियम से, सदिश संयोजन संबंधित समांतर चतुर्भुज नियम से, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 11 में कर लिया है। तो देखिए इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिएगा, फिर इसके जस्ट पश्चात हम एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंटों,
यहां पे एनसीईआरटी एग्जांपल 1.6 है, क्या कहता है कि 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसका मान Q के बराबर है, तथा ये L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं। तो त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र के अनुसार कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस आवेश पर कुल कितना परिणामी बल लगेगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये बिंदु जो A है इसके ऊपर तो Q आवेश है, Q1 है, B के ऊपर Q2 है और C के ऊपर Q3 है। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, स्मॉल q के बराबर है, और इनके केंद्रक के ऊपर O के ऊपर कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। तो इसके ऊपर कुल कितना परिणामी बल लगेगा, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम 1 बाय 1 विचार करेंगे। ये जो बिंदु A के ऊपर जो स्मॉल q आवेश है, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के नहीं होते तो इनमें से एक को पॉजिटिव या एक को नेगेटिव दर्शाता क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी साइन का यहाँ पे उपयोग नहीं किया, तो दोनों ही हम सेम नेचर के मान के चलेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा उसकी साइड डायरेक्शन क्या होगी। ये जो स्मॉल q चार्ज है ये कैपिटल Q चार्ज को इस साइड में रिपल करेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये करेगा वेक्टर F1 फोर्स से रिपल करेगा। अब यहां देखो ये जो बिंदु B के ऊपर जो Q2 या Q चार्ज रखा हुआ है ये भी इसको इस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा, इसकी साइड डायरेक्शन ये होगी, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर F2। इसी प्रकार से बिंदु C के ऊपर जो ये स्मॉल q चार्ज है ये कैपिटल Q चार्ज को इस CO की डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, और इसका हम मान लेते हैं वेक्टर F3। अब देखिए इसके ऊपर कुल परिणामी कितना बल लगेगा, तो ये हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा F2 और F3 जो हैं ये दोनों बल समांतर चतुर्भुज की क्रमागत आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, और हमने कक्षा 11वीं में सदिश संयोजन संबंधित समांतर चतुर्भुज के नियम में अध्ययन कर लिया है कि यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों से निरूपित किया जाए तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण है वो परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, A और O के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान इन आवेशों के परिमाण के साथ साथ बीच की दूरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, AO के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से B और O के बीच लगने वाला रिफ्लेक्शन फोर्स B और O के बीच डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से C और O के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। अब देखो ना तो हमारे पास AO का मान है, ना BO का मान है और ना CO का मान है। हम ये जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, किसी समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो इन माध्यिकाओं को इस बिंदु O के ऊपर समत्रिभाजित करता है, अर्थात AO का मान OB के बराबर होगा और OC के बराबर होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम AO, OB और OC का मान ज्ञात कहां से करें। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि AO, OB और OC जो हैं ये AD के 2/3 भाग के बराबर होती हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें AD का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए अब देखो AD का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करें, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये जो कोण है ये 60 डिग्री होगा, लेकिन किसी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उस कोण को समद्विभाजित करती है। आपने कक्षा 9th में अध्ययन कर लिया था। तो देखो ये जो कोण है ये आपका होगा 30 डिग्री, ये कोण भी आपका कितना होगा 30 डिग्री। हमें मान किसका ज्ञात करना है, AD का। तो यहां ध्यान दीजिए, चूंकि माध्यिका AD BC भुजा पर लंब होती है,
ये प्रमेय भी आपने कक्षा 9th में अध्ययन कर लिया है इसका। अब देखो जब ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में देखिए इस कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब होगी, और इस लंब के संलग्न भुजा है ये आधार होगी, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होगी। हमें मान विद्यार्थियों आधार का ज्ञात करना है। कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार बटा में कर्ण कोस को निरूपित करेगा। तो यहां देखें, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABD में देखिए विद्यार्थियों, ABD में कोण के सामने की भुजा लंब, ये भुजा आधार और ये भुजा कर्ण। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं कोस 30 इज इक्वल टू कोस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, AD अपोन में AB। AD का मान हमें ज्ञात करना है, और AB का मान किसके बराबर में है, L के बराबर में। तो यहां देखिए AD बराबर में हो जाएगा L इंटू में कोस 30, और वैल्यू ऑफ कोस 30 इज इक्वल टू होता है √3/2 के। तो देखिए विद्यार्थियों यहां पे हम कोस 30 की वैल्यू रखेंगे √3/2 L। ये यहां पर हमारे पास किसका मान प्राप्त हो गया है, AD का मान प्राप्त हो गया है। अब देखिए कक्षा 9th में आपने ये प्रमेय भी पढ़ी है, चूंकि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर समत्रिभाजित करती हैं, समत्रिभाजित करती हैं, अर्थात AO बराबर BO बराबर CO। देखिए विद्यार्थियों AO BO और CO आपस में बराबर होंगी, जिसका मान 2/3 AD के इक्वल होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AO बराबर BO बराबर CO बराबर 2/3 AD, या 2/3 और AD का मान हम क्या रखेंगे √3/2 L। 2 से 2 कैंसिल, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा L अपोन में √3 बचेगा। अब देखिए विद्यार्थियों AO का मान भी आ गया, BO का भी आ गया और CO का भी आ गया। कितना मान प्राप्त हुआ है, L अपोन में √3। तो अब हम बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश के ऊपर लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए अब बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण Q पर बल, कितना बल लगेगा विद्यार्थियों, देखिए बल लगेगा कूलाम के नियम से हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है KQ1Q2 अपोन में R²। इसको ध्यान में रखना। तो देखिए ए आवेश के कारण जो कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने माना है वेक्टर F1। तो यहां पे क्या आएगा, वेक्टर F1 इज इक्वल टू K का मान रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 का मान Q के बराबर में है, Q2 का मान कैपिटल Q के बराबर में है, तो स्मॉल q कैपिटल Q अपोन में R²। और देखिए R का मान जो है वो किसके बराबर में होगा, AO के स्क्वायर, और AO का जो मान है विद्यार्थियों यहां से क्या आएगा L अपोन में √3। तो ध्यान देना जब हम यहां पे L अपोन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे तो आएगा L² और नीचे होगा 3 जाएगा ऊपर, तो ये होगा 3 Q कैपिटल Q अपोन में 4πε0 L²। इसकी साइड डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो इसकी साइड डायरेक्शन, प्रश्न ये उठता है कि हम साइड डायरेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा बल एक सदिश राशि होती है और इस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इसकी दिशा होगी AO की ओर, मीन्स A से O की ओर। अब देखिए इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण कैपिटल Q पर बल, कितना बल लगेगा, वेक्टर F2 बराबर में, देखें
जब AO BO और CO आपस में बराबर में है तो डेफिनेटली बल के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो वेक्टर F2 इजकल टू 3/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कैपिटल क्यू L स्क्वायर, लेकिन इसकी साइड डायरेक्शन होगी B से O की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस चार्ज को ये आवेश इस प्रकार से रिपल करेगा। तो देखिए इसकी दिशा होगी BO की ओर। इसी प्रकार बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण Q पर बल, तो देखिए विद्यार्थियों वेक्टर F3 बराबर में सेम आएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कैपिटल क्यू L स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी CO की ओर, CO की ओर। अब यहां ध्यान दीजिएगा हमारे पास मान F1 का भी आ चुका, F2 का भी आ चुका और F3 का भी आ चुका। हमें मान ज्ञात करना है इस कैपिटल क्यू आवेश के ऊपर कुल परिणामी बल का। तो देखिए F2 और F3 समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके कटान बिंदु से ये जो विकर्ण होगा ये इन दोनों के परिणामी सदिश को, परिणामी बल को निरूपित करेगा, जिसको हम मान लेते हैं F डैश। और देखिए विद्यार्थियों इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना आएगा, ये 30, तो यहाँ पे बचेगा 120, और जब ये 120 है तो ये इसका अपोजिट वर्टिकल एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी कितना आएगा 120 आएगा। तो यहां लिखते हैं चूंकि वेक्टर F2 है वेक्टर F3 का परिणामी बल, ध्यान दीजिएगा F2 और F3 का परिणामी बल हमने क्या मान रखा है F डैश। तो देखिए विद्यार्थियों वेक्टर F डैश बराबर में हमें ज्ञात करना है इसका परिमाण। तो देखिए वेक्टर F डैश का परिमाण होगा अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू हम यहां पे कितनी पुट करेंगे 120 डिग्री। तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो F3 के स्थान पे क्या रखेंगे F2 प्लस 2F2 इंटू में F2 कोस 120, और देखिए विद्यार्थियों कोस 120 का मान होता है -1/2। तो देखिए F डैश बराबर में होगा, यहां से ध्यान देना F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर -1/2 2 से 2 कैंसिल, माइनस F2 स्क्वायर होगा 2F2 स्क्वायर लेस F2 स्क्वायर, देन वी कैन से रूट F2 स्क्वायर, यहां पे मान प्राप्त होगा रूट F2 स्क्वायर। इससे इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं F2। तो कहने का अर्थ ये है F डैश का जो मान है वो F2 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होगी 3/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कैपिटल क्यू अपोन में L स्क्वायर। लेकिन विद्यार्थियों यहां पर दिशा को दर्शाना आवश्यक है। देखिए F डैश का मान हमने ज्ञात किया है, तो F डैश का जो मान है, F डैश की जो डायरेक्शन है वो होगी OA की ओर, तो यहां पे लिखते हैं OA की ओर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए F डैश की जो डायरेक्शन है वो तो है O से A की ओर, F1 की जो डायरेक्शन है ये है F1 की डायरेक्शन A से O की ओर। दोनों परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और टोटल जो फोर्स है वो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। किस प्रकार से, तो यहां ध्यान दीजिए, चूंकि वेक्टर F डैश, ध्यान देना वेक्टर F डैश व वेक्टर F1 डैश दोनों परिमाण में समान व दिशा में
विपरीत है, इसीलिए वेक्टर एफ टी टोटल फोर्स होगा वेक्टर एफ डैश प्लस माइनस वेक्टर एफ वन। अब यहां देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर एफ टी इज इक्वल टू वेक्टर एफ डैश का जो मान है वो क्या प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है 3/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल स्क्वायर माइनस F1 का मान क्या है, F1 का मान यहां से देखना मान है 3 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट एल स्क्वायर, इसमें से ये घट गया तो यहां पर टोटल फोर्स जो है वो क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए विद्यार्थियों यहां पर शून्य प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ध्यान रहे यदि आपके टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, और यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये जो टॉपिक है ये आपको नहीं आएगा। तो ध्यान रहे कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ना है और इस टॉपिक को भी ध्यानपूर्वक देखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर यह टॉपिक समझ में नहीं आया है। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।